हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। पहला सवाल आपके मन में सुमित सर कहाँ हैं? तो वो 2 दिन के लिए कहीं व्यस्त थे, इस वजह से अटेंड नहीं कर पाए सेशन को। कल से दोबारा वो एडिटोरियल डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो आज बार मैं आपके साथ हूँ और चलिए डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। और आज 29 फरवरी को हम मुख्य रूप से 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। एक जो लोकपाल के बारे में बात करेगा, एक जो रेयर डिजीज़ हैं उनके बारे में इंडिया की जो फाइट है उसके बारे में बात करेगा, और इंडियन एमिग्रेंट्स जो रशिया में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसे कहा जा रहा है ज़बरदस्ती रशिया की आर्मी की तरफ से लड़ने के लिए कहा गया, उसके बाद जो इमिग्रेशन की समस्याएं हैं वो क्या क्या है उसको डिस्कस करता है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन पहले आर्टिकल से, जो बात करता है इंडिया के नए लोकपाल के बारे में। कौन है वो? तो वो हैं पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज खनवलकर, जिनको नया लोकपाल चेयरपर्सन बनाया गया है। अब लोकपाल की जब भी हम बात करें तो जीएस पेपर 2 के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के पार्ट में बहुत बड़ा रोल है इस टॉपिक का। और लोकपाल इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और बहुत समय से इसकी डिमांड रही है। तो क्या पूरी कहानी है, कैसे अपॉइंटमेंट स्टार्ट हुआ, क्या मतलब होता है, इन सब को समझते हैं सबसे पहले। तो पहली बात कि लोकपाल का जो टर्म है वो कहाँ से आया और किस तरह शुरुआत हुई। अब अभी जिन्हें अपॉइंट किया गया वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एएम खनवलकर को चेयरपर्सन लोकपाल का नियुक्त किया है। लेकिन लोकपाल की शुरुआत क्या इंडिया से होती है या कहीं बाहर से होती है? तो असल में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ यानी डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों में सबसे पहले ऑम्बर्ड्समैन का सिस्टम हुआ करता था। ऑम्बर्ड्समैन मतलब पहरेदार एक तरह का। और ऑम्बर्ड्समैन का काम ये होता था कि जो भी कोई सरकारी मंत्री है या जो लेजिस्लेचर है उसके खिलाफ अगर किसी को कंप्लेन करनी है, उसको अगर अकाउंटेबल रखना है कि भाई कोई मंत्री करप्शन तो नहीं करा, तो उसके लिए इसकी शुरुआत हुई। तो 1809 से ही वहाँ ये स्वीडन में तो ये स्टार्ट है। अब सोचिए इतने समय पहले वहाँ ऑम्बड्समैन आ गया था। और इसी की तर्ज पर भारत में भी रिक्वायरमेंट थी कि भारत में भी ऐसा कुछ हो जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी सेट हो। मान लीजिए किसी कंपनी में कोई करप्शन करता है तो केवल जो उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वही उसकी बात नहीं करते। जो मैनेजर है मान लो वो चोरी कर रहा है, करप्शन किया है उसने, तो अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो कि चेयरमैन खुद से अपने खिलाफ कुछ कदम उठा पाएगा। उसके लिए आपको एक बाहरी या फिर कोई एक आउटसाइडर जो न्यूट्रल हो, वो एक रेफरी चाहिए होता है। ऐसा ही एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो हमारी कार्यपालिका है, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमें एक बॉडी चाहिए होती है जो एक्शन ले पाए। तो ये ऑम्बड्समैन का एक बहुत ही सफल जो उदाहरण है, उसी के तर्ज पे भारत में बात की गई कि हमें भी ऐसा कुछ चाहिए। तो वहाँ से शुरुआत होती है लोकपाल की। और लोकपाल और लोकायुक्त का जो शुरुआत इस शब्द को पहले टर्म किया था डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने, और सबसे पहले अशोक कुमार सेन ने जो लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने इसको प्रपोज किया था 1960s में ही। और बात ये हुई थी कि क्यों ना हम भी लोकपाल और लोकायुक्ता को गठित करें, जिससे जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे लेजिस्लेचर हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, ये अकाउंटेबल हो किसी के प्रति। और पहली बार जो एआरसी बनी थी, फर्स्ट एआरसी कमीशन, जो हमारी कमीशन था, उन्होंने 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ की बात की थी सेंट्रल स्टेट लेवल पे, ताकि जो भी कंप्लेंट है पब्लिक फंक्शनरीज के खिलाफ, जो एमपी है, इनके खिलाफ एक्शन ले और इसको रिव्यू करे जो बॉडी है। ऐसा कुछ हमें चाहिए था। 2002 में एमएन वेंकट चलैया ने भी बोला था कि लोकपाल लोकायुक्त की ज़रूरत है, लेकिन हमें इससे प्राइम मिनिस्टर को बाहर रखना चाहिए। और याद रखिए 2011 और 13 के आसपास जो एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हुई थी, वहाँ बात यही थी कि आपको उसको प्राइम मिनिस्टर को भी इसके अंदर रखना पड़ेगा। और 2005 में जब एआरसी आया था, सेकेंड एआरसी, जो वीरप्पा मोइली थे उस टाइम जो इसको चेयर कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ऑफिस ऑफ लोकपाल को हमें तुरंत के तुरंत स्टैब्लिश कर देना चाहिए। और फिर 2013 में वो बड़ी सी मूवमेंट हुई थी अन्ना हज़ारे के अंतर्गत, जहाँ पर डिमांड की गई थी भारत में लोकपाल लोकायुक्त की। और लोकपाल लोकायुक्त बिल 2013 में पास हुआ था दोनों ही हाउसेज में, और इसको प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिल गया था। और फिर हमारे देश में स्थापित हो गई थी ये चीज़। आप देखिए मुद्दा क्या था जब ये बड़ा सा आंदोलन अन्ना हज़ारे, अरविंद केजरीवाल, उस समय इन्होंने लीड किया था इस मूवमेंट को। तो ये डिमांड ये थी कि लोकपाल लोकायुक्त आएगा ताकि भारत में करप्शन कम हो, जो काला धन बाहर रखा हुआ है वो वापस आ सके और गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लिया जा सके अगर कोई भी गवर्नमेंट का मेंबर करप्शन में संलिप्त पाया जाता है तो। लेकिन दिक्कत ये हुई कि ये क्या प्राइम मिनिस्टर को अंदर रखना चाहिए। पहले कई जगह कमेटी में रिकमेंड किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर को बाहर रखना चाहिए, लेकिन डिमांड थी प्राइम मिनिस्टर को इसके अंदर रखो। तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी दिक्कत क्या हो सकती है? दिक्कत ये कही जा रही थी कि अगर कोई एक ऐसी बॉडी होती है लोकपाल और लोकायुक्त जैसी, जिसको अनलिमिटेड पावर दी जाए और वो
किसी भी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी मंत्री को सज़ा सुनाने की क्षमता भी रखे, अगर उसके पास सारी तरह की पावर हो, वो इन्वेस्टिगेशन भी करेगा, जुरिसडिक्शनल पावर भी हो जाए, तो वो खुद बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन हो सकता है। नहीं, वो बॉडी खुद हो सकता है कल को लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स का ही हनन करना स्टार्ट कर दे। क्रिटिसिज्म इसका ये था। लेकिन चलो जो भी हुआ, इंडिया में बिल पास हुआ, लेकिन अपॉइंटमेंट को लेके दिक्कत हो गई। अपॉइंटमेंट को लेके दिक्कत ये हो गई कि जो सिस्टम था उसके अंदर जो कमेटी बैठती, उस कमेटी के अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, चेयरपर्सन थे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी उसके पार्ट थे। तो भारत के इलेक्शन में हुआ ये कि अभी तो भारत का कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए 10% किसी को वोट चाहिए सेकंड पार्टी को, जो इंडिया में है ही नहीं। तो गवर्नमेंट का कहना था क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, इसीलिए हम अभी से चुन नहीं सकते। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के जजमेंट में कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल लीडर ऑफ अपोजिशन ना होने की वजह से चुन ना पाओ लोकपाल को। और इन्होंने कहा था गवर्नमेंट की रीजनिंग गलत है, जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है उसकी लीडर को आप रखिए। लीडर अपोजिशन में 10% चाहिए, वो नहीं थे, तो भाई गवर्नमेंट ने एक टेक्निकल क्लॉज लगा दिया भाई कि हमारे पास लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं है, तो ये बॉडी बैठ ही नहीं सकती, तो हम चुन ही नहीं सकते सिलेक्शन कमेटी में। तो कोर्ट ने कहा था ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है, जो अपोजिशन का जो लार्जेस्ट पार्टी है अपोजिशन में, उसका लीडर इसमें बैठ जाएगा। तो ये बातें हुई थी। तो अब जाकर उसके बाद जाकर गवर्नमेंट जागी थी और रिसेंटली ये अपॉइंटमेंट हुई। तो हमें ये पता लगा यहाँ कि ऑम्बड्समैन आता कहाँ से है, क्या रूल होना चाहिए लोकपाल लोकायुक्त का, कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, और 2013 के बिल के बाद भी क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थी। और एक बार इसको बिल को अमेंड भी किया लेटर ऑन, और कुछ चीज़ों में बदलाव किए गए थे। लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2016 में आया था, जहाँ कुछ इसके सेक्शंस में बदलाव किए गए थे। तो पहली बार लोकपाल का मतलब क्या होता है, लोगों का रखवाला, आमतौर पे सिंपल इसका मीनिंग ये होता है। और 2013 में जो एक्ट पास हुआ था, इसके तहत एक स्टैचुरी बॉडी बनाई गई थी, और पहला भारत में ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा किया गया था जो इंक्वायर कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है करप्शन के खिलाफ। अगर किसी पब्लिक फंक्शनरी के खिलाफ कोई कंप्लेन आती है तो वो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है करप्शन के मामले में। लेकिन 2016 में इसे बड़े रूप से अमेंड किया गया था, और 2016 में सबसे इंपॉर्टेंटली जो आर्टिकल सेक्शन 44 था उसको अमेंड किया गया था। अंडर सेक्शन 44 पहले ये नियम था कि 30 दिन के अंदर ही जैसे कोई सिविल सर्वेंट ज्वाइन करता है तो उसको अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ डिक्लेयर करने चाहिए। और जो सेक्शन 44 था, इसमें ये बात की गई थी कि वो 30 दिन के अंदर आपको जो वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, वो हटा दिया गया। प्लस जो गवर्नेंस को क्लियर करने की बात है, क्लियर गवर्नेंस, करप्शन फ्री गवर्नेंस की बात है, वो तो ऑब्वियसली अभी भी है। लेकिन सिस्टम ये है कि अभी एक बात की गई है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो उनकी पावर्स है उसका इस्तेमाल ही करेंगे करप्शन को ख़त्म करने के लिए। और एनुअली प्रेसिडेंट के सामने एक रिपोर्ट रखेंगे, जो रिपोर्ट प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस के सामने रखेंगे। अपॉइंटमेंट्स को लेकर भी सेक्शन 4 में ये बात की गई थी कि जो चेयरपर्सन और जो मेंबर है वो अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन, प्राइम मिनिस्टर, चेयरपर्सन, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ जो लोकसभा है वो, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है हाउस ऑफ लोकसभा के वो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट जो कि चेयरपर्सन और मेंबर डिसाइड करेंगे, नॉमिनेट करेंगे वो प्रेसिडेंट। अब यहाँ बात ये थी कि भाई हम भारत में तो लीडर ऑफ अपोजिशन था ही नहीं हाउस ऑफ लोकसभा में, तो फिर कैसे चुना जाएगा। तो इसी को सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा था कि इस क्लॉज के तहत आप रोक नहीं सकते अपॉइंटमेंट। तो ये मुद्दा था। अब हुआ क्या, चलो इवेंचुअली जो है अभी तो लोकपाल फिर बन के आ गए। लोकपाल बॉडी इंडिया में है क्या, लिमिटेशन क्या है, तो मैक्सिमम 8 मेंबर की बॉडी हो सकती है, और इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, और जो चेयरपर्सन है उनका 5 साल का कार्यकाल होता है, और जो मेंबर का भी 5 साल का कार्यकाल होता है, 70 साल के जब तक वो ना हो जाए, और वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते, और किसी और गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर एलिजिबल नहीं होते, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के लिए वो एलिजिबल नहीं होते। इसके बाद एक बार बन गए तो फिर बन गए, ये जो लोकपाल बन गए या लोकायुक्त बन गए तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते वो 5 साल तक, ताकि न्यूट्रलिटी बनी रहे, इसको ध्यान में रखा गया है। जो सर्विस और जो सैलरी है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे CGI हैं, चीफ जस्टिस हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके लेवल की इनको सर्विस कंडीशंस और जो सैलरीज हैं वो मिलती है। इनका जुरिसडिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होता है, और कोई भी अगर एलिगेशन किसी पब्लिक फंक्शनरी के ऊपर आए तो उसके खिलाफ ही इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए कि इनके एम्बिट में कौन कौन आता है। तो इनके एम्बिट में प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, और ग्रुप A ऑफिसर्स आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इंडिया में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में बड़े लेवल के ऑफिसर्स हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा जो चेयरपर्सन है, मेंबर है किसी बोर्ड के या कॉर्पोरेशन के, सोसाइटी के या ट्रस्ट के, जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बना है, या फिर सेंटर या स्टेट का
के द्वारा फंड किया जाता है। मान लो बीसीसीआई की बात कर लें, अगर हम ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन उठाएं जिसको फंडिंग मिलती है, हालांकि बीसीसीआई को गवर्नमेंट फंड नहीं करती है, तो जो भी ऐसी बॉडी है उसको गवर्नमेंट फंड कर रही है, तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी मेंबर है तो उसके खिलाफ भी ये कदम उठा सकते हैं। इंक्वायरी की पावर इनके पास है। इंक्वायरी मतलब एक इंक्वायरी विंग बना के ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं किसी भी केस के मामले में। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की एक बॉडी है विजिलेंस कमीशन, उससे इतर लोकपाल जो कंप्लेन है वो रेफर करती है सीवीसी को, जो उसको रिपोर्ट भेजती है कि भाई क्या सिस्टम है, क्योंकि सीवीसी एक्ट करती है किसके खिलाफ, ग्रुप सी और ग्रुप डी के ऑफिसर्स के खिलाफ, जो सीवीसी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। और सीवीसी यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर्स भी किसके अंदर आते हैं, तो लोकपाल के अंतर्गत। जो सीबीआई है उसके ऊपर भी इनके पास पावर है। यानी अगर कोई केस मान लो आया लोकपाल के पास, तो लोकपाल सीवीसी, विजिलेंस कमीशन, सीबीआई इनके थ्रू भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और फाइनली इनके पास एक सिविल कोर्ट की पावर भी होती है। जो एक सिविल कोर्ट के पास पावर होती है, इंक्वायरी विंग जो लोकपाल की होती है, इसके पास इतनी शक्ति होती है कि सबूतों की और इस तरह की जो बुलावा देना है किसी को, तो बुलाया जा सकता है इनके द्वारा। तो ये जो क्षमता है लोकपाल की बहुत वाइड रेंजिंग है। तो इसलिए अगर कोई करप्शन का केस आता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसके खिलाफ एक्शन लेने में बहुत सफलतापूर्वक ये आगे जा सकते हैं। सर्च एंड सीजर की पावर इनके पास है। स्पेशल सर्कमस्टांस में जो एसेट्स है उसको ये कन्फिस्केट कर सकते हैं। रिसीट हो गया, कोई बेनिफिट मिल रहा है स्पेशल सर्कमस्टांस में, तो उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। ट्रांसफ़र और सस्पेंशन, जो पब्लिक सर्वेंट्स है, किसी के खिलाफ अगर आईएएस है और उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट आई करप्शन की, तो उनका जो ट्रांसफ़र का एक रिक्वेस्ट है ये डाल सकते हैं। ये अगर कोई एलिगेशन फेस कर रहा है तो सर्च एंड सीजर की पावर रख सकते हैं, जो एक सिविल प्रोसीजर कोड के तहत मिलता है, और एक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इस तरह देख सकते हैं लोकपाल है, उसके पास बहुत सारी वाइड पावर्स दी गई हैं जो एक्ट है उसके तहत। तो इतनी वाइड पावर का इस्तेमाल आराम से किसी खिलाफ अगर कंप्लेन की जाए तो की जा सकती है। लेकिन भारत में अभी तक जो लोकपाल लोकायुक्त से उम्मीद की गई थी उस तरह वो ऑपरेशनल हुए नहीं। इसके पीछे चैलेंजेस क्या है? इसके पीछे चैलेंज ये है कि जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उसमें इंक्वायरी नहीं कर सकते। अब खासतौर पे एक्सेप्शनल केस का क्या एग्जांपल लिया जाए, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो उसके दायरे में ज़रूर आते हैं, लेकिन जो भी ऐसा मामला है जो इंटरनेशनल रिलेशंस का है, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी का है, पब्लिक ऑर्डर का है, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस से जुड़ा हुआ है, उन मामलों में इनके पास अधिकार नहीं है कि ये प्रश्न कर पाएँ या इंक्वायरी कर पाएँ। इसके अलावा इनके पास अभी तक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ था। जो इमिनेंट ज्यूरिस्ट की बात हमने की थी कि जो सिलेक्शन कमेटी में आएगा, उसको लेकर भी कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि कौन हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है जो बाद में मैनिपुलेशन कर पाए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अक्सर जो करप्शन केसेस होते हैं, मान लो कोई डिपार्टमेंट के अंदर से विसल ब्लोअर है, विसल ब्लोअर मतलब जो कहना चाहता है कि यहाँ करप्शन हो रहा है और जाके वो कंप्लेन कराए एनोनिमसली, बिना अपना नाम बताए। तो इस तरह का कोई भी प्रोविजन इसके अंदर नहीं है कि आप एनोनिमसली जाकर प्रोविजन के खिलाफ कंप्लेन करो कि भाई देखिए करप्शन हो रहा है। आप एनोनिमस इसमें कंप्लेन नहीं कर सकते। अब कोई खुल के सामने आएगा कैसे अगर कोई डिपार्टमेंट का ही व्यक्ति है, और अगर डिपार्टमेंट के बाहर का भी कोई व्यक्ति है, उसको जान का खतरा रहता है कि उनकी हत्या की जा सकती है, इसलिए कोई सामने आना नहीं चाहता। जुडिशरी से खासतौर पर इसको बाहर रखा गया है। अब लोकपाल एक्ट के लिए इतनी बात है जुडिशरी ने की, और खुद जुडिशरी लोकपाल का पार्ट नहीं है, और जुडिशरी के ऊपर भी बार बार करप्शन के मामले, कई गंभीर आरोप कभी कभी लोगों ने और इवन जुडिशरी के अंदर के जजेस ने भी लगाए हैं। जुडिशरी का बाहर होना, अपील का प्रावधान इसके अंदर नहीं है। जो लोकपाल का एक्विजिशन है उसके जो प्रोविजन है उसके खिलाफ। अब देखिए जो लोकपाल का एक्शन है, अगर हम एग्जांपल ले पाकिस्तान का, वहाँ पर उन्हें नैब, उनका एक बॉडी थी जिसने दो प्राइम मिनिस्टर को जेल पहुँचा दिया बिना किसी स्ट्रांग सबूतों के। हालांकि करप्शन का आर्ग्यूमेंट था, पर भाई फांसी की सज़ा दे दो, ऐसा भी सिस्टम कई जगह हो जाता है कि जब आपका जो ये बॉडी है इसके खुद की चेक्स एंड बैलेंसेस इसके ऊपर नहीं होते तो बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक ये हो सकती है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और जब भी कोई इंक्वायरी होती है तो लोकपाल का जो पूरा बेंच है उसकी मेजॉरिटी जब तक एग्री ना हो तो वो इंक्वायरी में जा ही नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन तो इजीली एग्री कर जाएंगे किसी चीज़ पर अगर वो चीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ हो, लेकिन बाकी आप सोचो जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो इमिनेंट ज्यूरिस्ट है उसका अभी तक सेट क्राइटेरिया नहीं है, तो क्या वो उसके थ्रू इंक्वायरी रोक नहीं सकते हैं? क्योंकि यहाँ तो मेजॉरिटी चाहिए, अप्रूवल चाहिए इंक्वायरी के लिए। तो ये एक समस्या भी है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है इसके ऊपर, जो मैंने पहले बोला। कोई विसल ब्लोअर के पास इम्यूनिटी नहीं है, तो लोग अगर चाहें तो इस तरह से, अगर आप सर्विस में हो तो आप इसमें आके खुल के कंप्लेन कर भी नहीं सकते।
और ख़ास बात यह है कि 7 साल के बाद जब कोई ऑफेंस किया गया, अगर उसकी आप कंप्लेन करते हैं तो फिर ये टाइम लिमिट के बाहर हो जाता है लोकपाल का। तो 7 साल के अंदर आपको कंप्लेन करनी होती है, तभी वो ऑफेंस के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और जो इनकी प्रोसिक्यूशन की पावर है उसके तहत कभी कई लोगों को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति को इन्होंने प्रोसिक्यूट नहीं किया गया। जो लोकपाल ऑफिसर्स ने बताया कि 2019-20 से लेकर अभी तक 8,703 कंप्लेंट मिली हैं, जिसमें से 5,981 कंप्लेंट को डिस्पोज किया गया है, लेकिन आज तक कोई भी है उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया गया है। अपॉइंटमेंट में बहुत सारा डिले रहा है। जो पहले चेयरपर्सन थे उनके 2 साल बाद अपॉइंट किया गया, तो दिखाता है कि रिसोर्स मैन पावर की कमी है और लोकपाल में अपॉइंटमेंट भी नहीं हो पा रहा। तो लोकपाल कैसे सक्सेसफुली ऑपरेट कर पाएंगे भारत में, बड़ी समस्याएं रही। अब अगर हम देखें ना तो इसका सोल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड में अगर हम आए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोकपाल को और ज़्यादा पावर मिले फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ताकि वो ऑटोनमसली काम कर पाए। आपने जो एक मेजॉरिटी का रूल बना रखा है उसको हटाना पड़ेगा, ज़्यादा ऑटोनमी देनी पड़ेगी और बेहतर ट्रांसपेरेंसी बनानी पड़ेगी ताकि पब्लिक ट्रस्ट मिल पाए। यानी गवर्नमेंट कम और गवर्नेंस ज़्यादा, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी कैसे बनाई जा सकेगी, अगर ये बॉडी प्रोसिक्यूट ही नहीं करेगी लोगों को करप्शन केसेस के बाद भी, कि आरोप लगे लेकिन किसी के खिलाफ एक्शन ही नहीं लिया गया, कोई नतीजे तक पहुँचे ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि लोकपाल कार्य कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि जिससे चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट डिले हुई 2 साल तक के लिए, जो हमारी बॉडीज़ हैं वो उनके बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव और पावर को लेकर हमेशा एक टसल रहती है। वो जब तक ख़त्म नहीं होगी, इनको और इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, तब तक लोकपाल उस तरह से काम नहीं कर पाएगा जैसे मान लो स्वीडन में काम करता है, बाकी देशों में काम करता है। इसलिए रिक्वायरमेंट है डिसेंट्रलाइज, ऑटोनमस, इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट लोकपाल बनाने की, तभी जाकर जो समस्याएं अभी तक हैं उससे हमें मुक्ति मिल पाएगी। तो ये बात हो गई लोकपाल की, और अब हमें उम्मीद है कि अच्छे से ये काम करे जो नए अपॉइंट हुए हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो बात करता है रेयर डिजीज़ के बारे में। ये हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है और जीएस पेपर 2 के लिए बहुत रेलेवेंट है। अब यहाँ रेयर डिजीज़ होती क्या है, देखिए कुछ डिजीज़ बहुत आम डिजीज़ होती हैं, जैसे कैंसर हो गया या डायबिटीज़ की बात कर ले, कुछ लाइफस्टाइल डिजीज़ होती हैं, कुछ क्रोनिक और वाटर और बाकी चीज़ों से होने वाली डिजीज़ होती है। लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें रेयर डिसऑर्डर्स कहते हैं, जो कम मात्रा में होते हैं, लेकिन भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है कि अगर रेयर भी है तब भी बहुत लोग उसके शिकार होते हैं। ये चीज़ न्यूज़ में आई क्योंकि दंगल, अगर आपने मूवी देखी होगी, उनकी एक्टर थी सुहानी भटनागर, उनको डर्मेटोमाइसोटिसिस हो गया, एक रेयर डिजीज़ था, रेयर डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और फरवरी में 29 फरवरी को या फिर 28 फरवरी, अगर 28 का महीना है तो उस दिन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस दिवस को मनाया जाता है, जब रेयर जो मेडिकल कंडीशंस है उसके बारे में हम बात करते हैं, जो अक्सर नेगलेक्ट किए जाते हैं। तो रेयर डिजीज़ होता क्या, रेयर डिजीज़ डे फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या सोचना चाहिए, क्या दिक्कतें हैं भारत की, वो यहाँ आर्टिकल में बात किया गया है। सबसे पहले जो रेयर डिजीज़ होती है वो क्या होती है, WHO के हिसाब से कोई ऐसी डिजीज़ जो 1000 पॉपुलेशन में एक व्यक्ति या उससे कम व्यक्ति को भी प्रभावित करे, उसे हम रेयर डिजीज़ कहते हैं। तो अभी दुनिया भर में लगभग 7000 डिजीज़ हैं, जिनमें से 5% ही ट्रीटेबल हैं। और ख़ास बात ये, रेयर डिजीज़ ऐसी डिजीज़ है जो कम लोगों को होती है, तो इसलिए इसके बारे में ट्रीटमेंट की ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। और जो इसकी बीमारी के लिए दवाएं उपलब्ध भी हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, और दूसरा ऐसे लोग जिनको बीमारी होती है उनको जीवन भर सहायता की आवश्यकता होती है, जो बिल्कुल उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि रेयर डिजीज़ है, कम लोगों को प्रभावित करती है। सरकार इसके ऊपर अक्सर फंडिंग और मैकेनिज्म फॉलो नहीं करती, ग्लोबली भी और इंडिया में लोकली भी इसको हमेशा साइडलाइन किया जाता है। तो इंडिया में दुनिया की 1/3 जो ग्लोबल रेयर डिजीज़ हैं उनमें से होते हैं। अराउंड 450 ऐसी बीमारियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं ग्लोबल रेयर डिजीज़ में, जिनमें मुख्य रूप से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, गॉकर डिजीज़, विपल डिजीज़ जैसी बीमारियां हैं। यानी 8 से 10 करोड़ इंडिया के जो लोग हैं वो किसी एक रेयर डिजीज़ से कभी न कभी त्रस्त रहते हैं। यानी 8 करोड़ का नंबर आप देख रहे हैं, 8 से 10 करोड़ लोग इंडिया में जो रेयर डिजीज़ से केवल ग्रस्त हैं। रेयर इसलिए भाई क्योंकि अगर आप मान लो 130 करोड़ की आपकी जनसंख्या है, 1000 में से एक भी व्यक्ति होगा तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है वो। तो अराउंड इंडिया में 8 से 10 करोड़ लोगों को रेयर डिजीज़ है, और इसमें से 75% बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं। तो इन एक्ट्रेस की डेथ के बाद, जो खुद कम एज की थी, ये सामने क्लियरली आता है कि नेगलेक्ट बहुत देखा गया रेयर डिजीज़ के मामले में, और इसको ओवरलुक किया जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे 8 से 10 करोड़
मुख्य रूप से मान लो उसमें 6 से 7 करोड़ बच्चे हैं आपके, तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए रिसोर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया के पास नहीं है। इंडिया में अवेयरनेस के लिए कम है, तो अवेयरनेस कम है तो ऐसी बीमारियों के बारे में जब अवेयरनेस ही नहीं है तो इसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता, पहचान नहीं हो पाती कौन सी बीमारी है। जब पहचान ही नहीं होगी तो जो दवा कंपनियां इसके ऊपर काम नहीं करेंगी, और जो ड्रग्स है वो वैसे डेवलप नहीं होंगे जो अफोर्डेबल हो। तो इसीलिए कई बार कोर्ट ने भी कहा, तो आखिरकार जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने 2017 में नेशनल पॉलिसी फॉर टू ट्रीट रेयर डिजीज शुरू की थी, लेकिन 2018 में इसको वापस ले लिया था, ये कह के कि बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आ रहे हैं। और 2021 में दोबारा एक नेशनल पॉलिसी आई, NPRD, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़। लेकिन अभी तक जो समस्याएं वो हैं, इस आर्टिकल में क्लियरली मेंशन है, क्योंकि पहली बार जो रेयर डिजीज़ है हम उसको अभी तक डिफाइन ही नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। और जो गवर्नमेंट ने इसका सर्वे किया था, जो असेसमेंट होता है कि भाई कौन कौन सी बीमारी है, किसको आप रेयर में डालोगे, अभी तक वो क्लियर नहीं है। और अगर आपके पास आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो उस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे करोगे आप, और जब तक आप डायग्नोसिस नहीं करोगे तो बहुत ज़रा आप उसके ऊपर काम भी नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले डायग्नोसिस किया जाए किसी भी बीमारी के मैनेजमेंट के लिए। और दिक्कत ये कि भारत में लगभग 7 साल लग जाते हैं एन एवरेज कि वो डायग्नोज कर पाएँ किसी को रेयर डिजीज़ है। 7 साल में आप डायग्नोज करोगे तो भाई कब इलाज स्टार्ट होगा, कब उनकी जान बचेगी। तो फिजिशियन खुद ही डॉक्टर्स हैं, उनको खुद ही पता नहीं है कि भाई क्या साइंस है, क्या सिम्टम्स है किस रेयर डिजीज़ के। हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है उनको ट्रेन नहीं किया जाता इसके बारे में। जो मान लो कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उनको ये नहीं पता कि भाई रेयर डिजीज उनके परिवार में कभी रहा है तो क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि उनके बच्चों का ऐसा ना हो, क्योंकि अवेयरनेस है ही नहीं। तो और हमें पता है 75% ये बच्चों को ही हो रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि पहले हम इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करें। जो इंडिया में है और अराउंड 450 जो डिजीज़ इंडिया में आइडेंटिफाई की गई हैं, उनमें से आधे जो है वो ट्रीटेबल है, लेकिन उसके लिए भी अवेयरनेस ज़रूरी है, पहले वही नहीं है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास ट्रीटेबल डिजीज़ है उसके ऊपर हम और डायग्नोसिस करें, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस डलवाएं, और लोगों को छोड़ो, पहले जो फिजिशियन डॉक्टर्स हैं वो अवेयर हों इसके बारे में। और दिक्कत ये है कि जो ट्रीटमेंट जहाँ पॉसिबल है वहाँ भी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल जो ऑफ इंडिया हैं, उनमें केवल 10 ऐसी रेयर बीमारी हैं जिनके बारे में ट्रीटमेंट्स अप्रूव किए गए हैं इनके द्वारा। और वो जो अप्रूव हुई रेयर डिजीज़ हैं, इनके लिए भी आपको जो इंडिया के सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेज हैं जो 12 हैं देश भर में, वहीं जाकर आपको इसके बारे में सुविधाएं और थेरेपीज उपलब्ध हैं। तो बहुत बुरी हालत है इसके मामले में, और ना फंडिंग है, ना मैकेनिज्म है, ना डायग्नोसिस है। मान लो पता भी चलेगा कोई बीमारी है तो 12 ही देश में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है जहाँ इसकी ट्रीटमेंट उपलब्ध है। तो कोई अगर गरीब, आमतौर पे गरीब और जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके ही बच्चों की बीमारियां होती हैं, तो वो कभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। तो फंड एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, सुविधाएं बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि बजट में एलोकेशन किया जाए। अभी भी जो रिसेंट बजट आया था वहाँ पे 93 करोड़ रुपए एलोकेशन किए गए रेयर डिजीज़ के बारे में, लेकिन 93 करोड़ जो है वो कुछ नहीं है, इट्स पीनट्स। इसीलिए देखा जाए तो ऑलमोस्ट 90% हम रिडक्शन कर रहे हैं अपने खर्च में। NPRD की जो गाइडलाइंस है उसमें कहा जा रहा है कि प्रति पेशेंट 50 लाख तक एक जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है उसको पैसे दिए जाएंगे, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। और यहाँ तक बात की गई है कि जो एक क्रॉनिक रेयर डिजीज़ है उसमें ज़िंदगी भर जो पीड़ित व्यक्ति है या महिला है उसको ज़िंदगी भर सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जब किसी को पूरा लाइफ लॉन्ग इलाज करवाना है और आप उस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को 50 लाख रुपए दे रहे हो, कैसे उस फंड में किसी मरीज़ का ज़िंदगी भर इलाज चलेगा? तो बिल्कुल इनएडिक्वेट है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको और फंडिंग मुहैया कराई जाए। जो अभी सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेज हैं वो उस लेवल पे ऑपरेट कर नहीं पा रहे। और एक तो पहली बात जो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें एक डायग्नोसिस की प्रॉब्लम है, दूसरा अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, तीसरा फंडिंग की प्रॉब्लम है, और इन सब से अगर पार पा भी लें तो पहले आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट को नेशनल लेवल पे प्लानिंग और डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है वहाँ बेहतर फंडिंग की रिक्वायरमेंट है और अवेयरनेस फैलाने की बात है, तभी जाकर हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। इंडिया में देखा जाए तो जो फंड दिए भी गए हैं वो भी यूटिलाइज़ नहीं हो पाते। अभी तक 47 करोड़ ही यूटिलाइज़ किए गए हैं। कोई जो COEs हैं इनके बीच में कोई ऐसा आपस में समन्वय भी नहीं है। जो NPRD है उसमें जो मैनेज किया गया था कि क्राउड फंड करेंगे डिजीज़ को लेकर, उसके बारे में ठीक से व्यवस्थाएं नहीं है। एक जो पोर्टल बनाया गया उसमें 1400 पेशेंट रजिस्टर किए गए हैं,
जिनके लिए 3 लाख से भी कम 3 साल में जमा हो पाया है। तो क्राउड फंडिंग किस लेवल पे आप कर पाओगे? लोग क्या भारत में क्राउड फंडिंग करके आप 3 लाख ही जमा कर सकते हैं? ये भी एक समस्या है। तो इसलिए बहुत रेलेवेंट है कि रेयर डिजीज़ को हम रेयर की तरह ना देखें। इंडिया में 8 से 10 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं और बच्चे हैं मुख्य रूप से। तो इसके लिए खुल के गवर्नमेंट को आगे आना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया ने कम से कम रिकॉग्नाइज़ किया रेयर डिजीज़ को, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। कई देशों में रिकॉग्नाइज़ भी नहीं किया गया। हमें ज़रूरत है कि हम अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस को बढ़ाएं, फंडिंग मैकेनिज्म बढ़ाएं। हमारे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उनके बीच में एक समन्वय बैठे कि कोई एक अगर कुछ उनको पता चला इलाज जिससे बेहतर तरीके से हो रहा है तो उसको वो अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र कर पाएँ। सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लाएँ, हम सैटेलाइट सेंटर्स खोलें अलग अलग इलाकों में, जहाँ से अगर किन्हीं बच्चों को रेयर डिजीज़ है तो उसका इलाज किया जा सके, और ना कि इसको स्टैंड अलोन डिजीज़ की तरह देखा जाए। पब्लिक प्राइवेट कंपनीज़ के बीच में आप एक कोलैबोरेशन करने की कोशिश कर सकते हैं। जो CSR फंड है प्राइवेट कंपनीज़ का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि और बेहतर तरीके से जो रेयर डिजीज़ है इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए और इनके ऊपर रिसर्च किया जाए। और ड्रग्स प्राइसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट और प्रोएक्टिव पॉलिसीज़ बना सकती है। कुछ प्राइवेट कंपनीज़ को हम स्पेसिफिकली डेजिग्नेट कर सकते हैं कि भाई आप जो रेयर डिजीज़ है इनको इन पे काम करिए, इन रेयर डिजीज़ पे काम करिए जो इंडिया में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसके लिए बेहतर हमें सर्वे कर बेहतर हमें डेटा चाहिए होगा कि कौन सी डिजीज़ ज़्यादा मात्रा में भारतीय बच्चों को और भारतीय रोगियों को प्रभावित कर रही हैं। तो ये अभी जो एग्जाम्पशन है कस्टम ड्यूटी वेव करने का, GST हटाने का कुछ मेडिसिन के ऊपर रेयर डिजीज़ का, इसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी जो एग्जाम्पशन मिल रहा है, मान लो कोई दवा बहुत महंगी है तो GST और कस्टम ड्यूटी हटा दी जाती है उन दवाइयों के ऊपर जो पर्सनल यूज़ के लिए आप लेना चाहते हैं। मान लो अगर आपको दवा मंगानी है तो आप बाहर से मंगाइए, तो आपको कस्टम और इसके ऊपर GST नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन जनरली लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप पर्सनली इंपोर्ट करें कोई दवा, मुख्य रूप से वो दुकानों से ही खरीदेंगे और दुकानों को वो इंपोर्ट ड्यूटी और GST देनी पड़ती है जो बहुत ज़्यादा होती है ऑलरेडी महंगी दवाओं के लिए। तो उसमें भी चेंजेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तभी जाकर हम जो रेयर डिजीज़ है इनके ऊपर ढंग से काम कर पाएंगे। और इसीलिए प्राइसेस को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस को बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल ट्रायल्स को बढ़ाना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को जो हम इंसेंटिवाइज करेंगे, भाई आप इन एरियाज़ पे रिसर्च करिए, दवाइयाँ निकालिए, और जो ऐसी दवाएं इनके ऊपर GST को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फरवरी 29 को जिस दिन हम इसको ध्यान में रखते हैं कि भाई कैसे ये रेयरेस्ट प्रॉब्लम है लेकिन इसमें भी करोड़ों लोग भारत में ग्रस्त हैं, और इसके ऊपर फोकस करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो बातें हमने यहाँ की, हमने वो बात की है रेयरेस्ट डिजीज़ प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन ये मैक्सिमम समस्या है नॉर्मल जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसकी किसी भी चीज़ को आप देखो समस्याएं वहाँ रहती हैं। इसलिए ये स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर इंपॉर्टेंट कदम उठाए। ये बात हो गई रेयर डिजीज़ के बारे में। अब बात करते हैं दूसरा जो हमारा आखिरी आर्टिकल है आज का, इमिग्रेशन के बारे में। यानी भारत से जो लोग इमिग्रेट करके बाहर जा रहे हैं उनको लेकर जो समस्याएं न्यूज़ में आ रही हैं वो क्या है। ये पेपर 2 के अंदर जो आपकी डायस्पोरा से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात, मुद्दा क्यों उठा? रशियन आर्मी ने कुछ इंडियंस को रिक्रूट किया और उनको यूक्रेनियन बॉर्डर पे भेज दिया लड़ने के लिए। कुछ लोगों को ज़बरदस्ती भी भेजा गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि कई जो इंडियन हैं उन्होंने साइन अप किया था जॉब के लिए कि भाई मिलिट्री लड़ने जा रही है तो हम सपोर्ट का काम करेंगे। मान लो कोई खाना बनाना हो गया, इस तरह का कुछ काम करना हो गया तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ भी गवर्नमेंट जो वो कहती है कि ऐसा कम मत करोगे। एक बार आप मिलिट्री सपोर्टर बन के चले गए तो कल आपको कब मैदान में उतार दें जंग के तो कोई पता नहीं इसका। और वही हुआ, और रशिया ने, उनकी आर्मी ने कुछ लोगों को जो सपोर्टर के रूप में गए थे, हेल्पर के रूप में गए थे, उनको भी मैदान में लड़ने के लिए उतार दिया। तो इंडियन एम्बेसी ने रशिया को कहा है कि इन लोगों को आप डिस्चार्ज करिए और आप इनको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। और ऐसा आरोप एम्बेसी के ऊपर लगा था कि इंडियन एम्बेसी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उन्होंने खुल के इसका बोला कि नहीं हम सपोर्ट में आ रहे हैं। और जो इंडियंस को वॉर के लिए बोला गया एडवर्टीजमेंट के नाम से जो जॉब्स का वादा देकर, इसके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदू की रिपोर्ट भी आई थी जहाँ बोला गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है, सूरत के जो थे, जिन्हें यूक्रेन के जो एक ड्रोन से उससे मार गिराया गया, जो कि वहाँ पे ज़बरदस्ती इसको लड़ना पड़ रहा था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले इंडिया इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करे और अवेयरनेस फैलाए, ताकि इंडिया और इंडियंस जो है जिनको बुलाया जाता है जॉब के नाम पर कि जॉब मिल जाएगी, आपको ये काम करना है, वहाँ पहुँचो और आपको फिर लड़ने भेज दें। एक बार आप वहाँ पहुँच गए तो कई जगह पासपोर्ट रख लिया जाता है, कुछ जगह ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है, तो कुछ विकल्प नहीं होते। एक बार आदमी इमिग्रेट कर गया तो उसके बाद तो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिक्रूटर्स हैं जो झांसा देकर लोगों को बुलाते हैं, उनसे पैसे चार्ज करते हैं और फिर वहाँ उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। आमतौर पे हम देखते थे कि जो कतर या खाड़ी के देश हैं, अरबिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर
लोगों को ऐसे झांसा दे के बुलाया जाता है और काम लिया जाता है, जहाँ वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सप्लॉइट किया जाता है। लेकिन अभी एक नई समस्या देखने को मिल रही है, जहाँ एक ग्लोबल डिसऑर्डर के समय में, जहाँ जंग की स्थिति है, वहाँ पर बुलाया जाता है वादे करके कि भाई आपको ये जॉब करनी है, वो जॉब करनी है, बहुत छोटे छोटे काम करवाए जाते हैं और यहाँ तक कि लड़ने भेज दिया जाता है। और क्योंकि उनकी सारी सेविंग खर्च हो चुकी है वहाँ तक पहुँचने में, लोन लेकर आए होते हैं, उन्होंने फ़ीस भरी होती है उस जगह तक पहुँचने के लिए, फ़्लाइट्स की टिकट्स, तो वो वापस जा भी नहीं सकते, तो इसलिए उन कामों में संलिप्त हो जाते हैं जो उनको एक बुरी तरह फंसा देता है। तो अभी जो इंडिया में इमिग्रेशन होती है उसको लेकर 18 इमिग्रेशन चेक किए जाते हैं जो कंट्रीज़ है उसके बारे में, कि जहाँ पर अगर आप जा रहे हैं, अगर वहाँ हिंसा की स्थिति है तो आपको बेहतर तरीके से वेट कर किया जाता है कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं। आपको एडवाइजरी मिलती है कि इन जगहों पे मत जाइए, यहाँ समस्याएं आ सकती हैं। केवल इंडिया की नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान में सेम इश्यूज़ कहा जा रहा है। जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ है, मान लो इंडिया से कोई व्यक्ति सीरिया काम करने जा रहा है, भाई सीरिया क्यों ही जा रहे हो, वहाँ फंस जाओगे, मारे जाओगे, तो गवर्नमेंट आपको रिकमेंडेशन देती ज़रूर है लेकिन एक पॉइंट तक ही। तो इसलिए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ECR कंट्रीज़ है वहाँ पर ढंग से देखा जाए कि आप किसी अगर वॉर जोन में जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो। अब जैसे पैलेस्टाइन और इजराइल का केस है, वहाँ पे इजराइल अब इंडियन वर्कर्स को हायर कर रहा है 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी पर कि भाई आओ आप काम करो इंडिया में। क्यों? क्योंकि जो पैलेस्टाइन के वर्कर्स थे जो उनके काम किया करते थे वो वापस चले गए, उनको हटा के वो इंडिया से वर्कर्स लाना चाह रहे हैं। पर पैलेस्टाइन इजराइल इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट जोन। अगर कल को हिंसा बढ़ती है और इंडिया से अगर 1 लाख काम करने के लिए वर्कर्स वहाँ जाके काम करने लग जाएं और वहाँ जंग की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या हम सबको रेस्क्यू करेंगे? कई लोगों की जानें भी जा सकती हैं। तो जो केयर वर्कर्स हैं, जो इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को बुलाया गया है काम करने के लिए, एग्रीकल्चर वर्कर्स को बुलाया गया काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पैलेस्टीनियंस को अब एंट्री नहीं दी जा रही है। लेकिन क्या ये उन वर्कर्स की जान के लिए खतरा हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो अभी रिक्वायरमेंट है कि जो भी ऐसे केसेस हैं, इंडियंस जब अगर डेंजर जोन में जा रहे हैं उनमें कम से कम इलीगल तो ना हो वो काम। अगर इजराइल में चलो अभी उतनी हिंसा नहीं है, सैलरी अच्छी मिल रही है, तो कुछ लोग चले भी जाएं। लेकिन जो उसके लिए कोई लोग पैसे ले रहे हैं कि भाई इतने पैसे दो तब आपको हम काम पे लगवा देंगे, अब किसी व्यक्ति ने लोन ले लिया, लोन लेके पैसे दे दिए, टिकट्स कटा के किस तरह वहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद वो वापस नहीं आ पाएंगे वहाँ से जब तक उनके पास पैसे नहीं हो जाते। तो इन समस्याओं का सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं किया जाएगा भारतीय लोग ऐसे इसमें फंसते रहेंगे। तो इमिग्रेशन चेक्स को बेहतर तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ एक टर्म देखा आपने, इमिग्रेशन। तो 2 शब्द होते हैं, एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है इमिग्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, भारत से अगर कोई व्यक्ति बाहर काम करना जा रहे हैं तो हम कहेंगे इमिग्रेट कर रहे हैं, भारत से बाहर जा रहे हैं। लेकिन कोई मान लो भारत में आके काम करें तो उसे इमिग्रेशन कहते हैं, जो विदेश से भारत में आके काम करें। तो भारतीय वर्कर्स बाहर जाके काम करेंगे, हम इमिग्रेट कहेंगे उसको, ये वाला ई वाला। तो जब आप भारत से बाहर माइग्रेट कर रहे हैं तो ये जो लोग ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में जा रहे हैं इनकी सेफ्टी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, वरना और जितने विवाद होंगे। भारतीय वर्कर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि कम प्राइस पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स की कमी है दुनिया भर में। तो कई जगह इंडिया, जैसे ताइवान ने भी बोला कि हमें इंडियन वर्कर्स चाहिए, इजराइल ने कहा है कि ये सस्ती दामों पर ज़्यादा काम करते हैं वो, पर ये कहीं ऐसा ना हो कि उनकी ही जान के लिए खतरा बन जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट इसके ऊपर ढंग से काम करें और जो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उसको हम लेकर खुद काम करें और एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटोकॉल बनाए कि हमारे लोग अगर बाहर काम करने जा रहे हैं, अगर मैनुअल लेबर का भी काम वो करते हैं, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करना भारत की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और वो ऐसे झांसों में ना फंसे जहाँ उन्हें झूठ मूठ बोलकर बुलाया जाए और फिर उनका दोहन किया जाए ऐसे कार्य में उन्हें यूज़ करके। तो ये था इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन को लेकर। तो हमने देखा रेयर डिजीज़, लोकपाल और इमिग्रेशन को क्या समस्याएं अभी लेकर चल रही हैं भारत भर में, क्या मुद्दे हैं और क्या पॉलिसी चेंजेस की रिक्वायरमेंट। तो ये आज का था आपका रिटोरियल वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको अच्छा लगा हो और कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ नाइस डे।